आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट वन शॉट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की। पहला टॉपिक है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर का। ये हमारी इनपुट यूनिट हो गई, ये आउटपुट यूनिट हो गई, हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई और ये हमारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हो गए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के। ALU, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, प्राइम मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इन्हें ही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट यूनिट क्या है हमारा? ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ लिंक होता है और ये क्या करता है हमारा, ये इनपुट डाटा को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टोरेज डाटा क्या है? ये हमारी स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर की, जो कि होल्ड करती है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, जो कि हम एंटर करते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू प्रोसेस होने से पहले। इट स्टोर्स प्रोग्राम्स, हमारे प्रोग्राम्स को भी स्टोर करती है, डाटा को भी स्टोर करती है और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसे भी ये हमारे स्टोर करके रखती है। कुल मिला के बात है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, बस इसका मेन फंक्शन यही है। फिर हमारी प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये मेमोरी हमारी जनरली यूज्ड करी जाती है प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जब वो एग्जीक्यूट हो रहे हो कंप्यूटर के अंदर। The data being received from input devices and intermediate final result of the program. The primary memory is temporal in nature. The data is lost when the computer is switch off. ये प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी टेम्परेरी होती है नेचर में, और जैसे हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, तो हमारा जो भी डाटा होता है वो हमारा लॉस हो जाता है। फिर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये हमारी नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो भी डाटा होता है वो हमारा परमानेंटली स्टोर होता है, चाहे हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए, जब भी हमारा जो डाटा है वो हमारा स्टोर रहेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। फिर हमारी कैश मेमोरी हमारी हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो हाई होती है प्राइमरी जो मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी से। और ये हमारी लोकेट होती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। फिर है हमारा CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना और कैलकुलेशन परफॉर्म कराना, और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कंप्यूटर में उन सबको कंट्रोल करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CPU की। फिर हमारा कंट्रोल यूनिट क्या है? ये हमारा पार्ट है CPU का। ये हमारा वर्क करता है मैनेजर ट्रैफिक पुलिस की तरह। ये हमारा गाइड करता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सबको ये हमारा गाइड करने का काम करता है, और उन सबको ये कंट्रोल भी करता है। फिर हमारा ALU क्या है? हमारा अर्थमेटिक यूनिट है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? परफॉर्म करना ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो भी हमारा प्रोसेस है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस लगाने होते हैं, अर्थमेटिक हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, वो सब हमारा ALU का ही काम होता है। ये हमारा एक कैलकुलेटर और डिसीजन मेकर की तरह होता है CPU के अंदर। फिर हमारा आउटपुट यूनिट क्या है? हमारा पार्ट है कंप्यूटर का, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट शो कर देता है जैसे CPU डाटा के ऊपर अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसके बाद ये हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। फिर है हमारा मेमोरी हायरार्की स्ट्रक्चर डिजाइन। ये हमारा CPU रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फिर मैग्नेटिक टेप है। इसमें क्या है, जैसे हम नीचे से ऊपर की साइड चलेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है इनकी, वो हमारी इंक्रीज होती ही जाएगी। जो हमारा सबसे महंगा बैठेगा वो हमारा बैठेगा CPU रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई होगी। और लेकिन जो कैपेसिटी बात करें और एक्सेस टाइम की बात करें तो वो हमारी इसकी सबसे कम होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, फिर इनकी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे साइड जाएंगे वैसे वैसे हमारी कैपेसिटी और इनका एक्सेस टाइम बढ़ता चला जाएगा। फिर है हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैम की फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? ये हमारा वोलेटाइल होता है नेचर में, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा जो भी सिस्टम है वो टर्न ऑफ होगा तो हमारा जो भी डाटा होगा सिस्टम का हमारा लॉस हो जाएगा। और इस फंक्शन क्या है रैम का? इसका सिर्फ इतना फंक्शन है, ये भी हमारा जो डाटा होता है
या प्रोग्राम होता है, ये उसे टेम्परेरी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और इसमें जो भी डाटा होता है उसे पढ़ना और उसे राइट करना बहुत आसान होता है। ये हमारा यूज होता है रनिंग एप्लीकेशन एंड द ओएस के लिए। जो रैम है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस रन होती है वो हमारी रैम के अंदर ही रन होती है। और जो इसकी स्पीड होती है वो हमारी फास्टर होती है बहुत ही ज़्यादा। और जो हमारी यूजुअली जो उसकी साइज होता है वो हमारा जीबीज में होता है। और ये लोकेशन क्या होती है, ये हमारी इंस्टॉल होती है मदरबोर्ड के रैम स्लॉट के अंदर। मदरबोर्ड के अंदर रैम का स्लॉट होता है, वहाँ पे हमारी इंस्टॉल्ड रहती है। ये हमारी दो दो टाइप की होती है रैम, एक तो डी रैम और एक एस रैम। डी रैम क्या होती है, हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम होती है हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा नॉन वोलेटाइल होता है नेचर में, जिसका मतलब ये है जैसे हमारा जो भी हमारा सिस्टम है वो टर्न ऑफ होगा तो जो भी संदेश भी डाटा है वो हमारा लॉस नहीं होगा, वो हमारा उसमें वैसे का वैसा ही स्टोर रहेगा। और इसमें इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है जो भी हमारा डाटा होता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसमें हमारे परमानेंटली स्टोर रहते हैं। और इसमें जो डाटा को मॉडिफिकेशन करना वो हार्ड होता है, लेकिन उसे पढ़ना आसान होता है। ये हमारा कहाँ स्टोर होता है रोम, ये हमारा स्टोरिंग होता है बाईओएस और बूट अप इंस्ट्रक्शंस में, ये हमारा स्टोर वो उसमें इस्तेमाल करा जाता है। बाईओएस और बूट अप इंस्ट्रक्शंस में रोम में इस्तेमाल करी जाती है। जो इसकी स्पीड होती है वो हमारी स्लोअर होती है रैम से। और जो इसका साइज होता है वो हमारा स्मॉलर होता है, एमबीज और केबीज में होता है इसका साइज जो होता है रोम का, और एमबी और केबीज में होता है। ये हमारा कहाँ पे इंस्टॉल रहती है, मतलब ये हमारी कहाँ पाई जाती है, हमारी मदरबोर्ड के अंदर ही ये हमारी एम्बेड रहती है, मदरबोर्ड के साथ ही आती है। ये अलग से हम इंस्टॉल नहीं करते। ऐसे हम रैम को तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं उसके रैम के स्लॉट में, लेकिन इसे हम अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके कुछ टाइप्स है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये हमारे इसके कुछ टाइप्स हैं रोम के। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी हार्डवेयर के वो क्लोज होती हैं, और इन्हें पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, ये सिर्फ हमारी ये लैंग्वेज सिर्फ हमारा सिस्टम भी समझ सकता है, मैं नहीं समझ सकता उसे आसानी से। ये लिखना है डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। और जो इसकी स्पीड होती है एग्जीक्यूटिंग की वो हमारी बहुत ही फास्ट होती है, और ये हमारा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, और ये हमारा हार्डवेयर पे डिपेंड रहता है। और ये हमारा जो भी हार्डवेयर का जो भी ये मतलब हमारा पूरा हार्डवेयर को अपने कंट्रोल कंट्रोल करता है। लो लेवल लैंग्वेजेस ये हमारे जो भी हमारे सिस्टम जो हार्डवेयर होता है ये उसे पूरा कंट्रोल करके रखता है। फिर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के से पास होती है, मतलब कि जिसे कि ह्यूमन पढ़ भी सकता है, आसानी से समझ भी सकता है और उसे अंडरस्टैंड भी कर सकता है। जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज होती है, पाइथन होती है और सी प्लस प्लस होती है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। ये हमारी आसान होती है पढ़ने में और इन्हें इस्तेमाल करने में, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो हमारी जो भी हमारे कंपाइलर है या जो भी इंटरप्रेटर है ये उस पर डिपेंड करती है इनकी स्पीड हाई लेवल लैंग्वेजेस की। ये हमारा पोर्टेबल होता है सभी सिस्टम के साथ। ये था हमारा लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। फिर हमारा जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहला फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हमारी हमारी आई मशीन लैंग्वेज आई। फिर सेकंड जनरेशन में हमारी आई असेंबली लैंग्वेज। फिर थर्ड जनरेशन में आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। फिर फोर्थ जनरेशन में हमारी आई वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब फिफ्थ जनरेशन चल रही है हमारी, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस होती है और एआई बेस्ड लैंग्वेजेस है। ये हमारी कुछ 5 तरह की हमारी जनरेशन है। पहली जनरेशन हमारी मशीन लैंग्वेज है जिसमें कि बाइनरी कोड्स होते हैं 0 और 1। फिर हमारी आई सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये हमारी इजी तो होती है बाइनरी से, लेकिन ये हमारी लो लेवल भी कहलाई जाती है ये लैंग्वेज, ये मतलब हमारी लो लेवल में ही आती है ये लैंग्वेज। फिर हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ह्यूमंस के फ्रेंडली होती है, जिससे कि हम उसका साइंस से पढ़ सकते हैं, उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फिर हमारी आती है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें क्या है ये हमारी डिजाइन होती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डेटाबेस क्वेरीज हो गई, ये सब आप आगे पढ़ेंगे अपने। फिर हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो कि एआई बेस्ड होती है, जो कि अब चल रही हैं।
अब है हमारा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंपोनेंट और ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ये हमारी सेम है, दोनों के जो भी इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारा सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये हमारा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा हेल्प करता है कंप्यूटर को यूज करने में आसानी से। ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये हमारा हेल्प करता है कि हम कंप्यूटर के साथ, जो हमारा सिस्टम है, ये कंप्यूटर है, उसके साथ हम आसानी से काम कर पाए और उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाए। ये हमारा उसके लिए हमारा काम करता है, एक जैसे हमारे मैनेजर की तरह काम करता है हमारे कंप्यूटर के बीच में, कि हमें कौन सा काम करना है, कैसे करना है, जो भी प्रोसेस है, जो भी शेड्यूलिंग है, वो सब काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कौन सा प्रोसेस कितना कितना टाइम लेगा, कितना वो लेगा, वो सब चीज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये सब कुछ कंपोनेंट है, साथ कर्नल है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम है, डिवाइस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है, वो यूजर इंटरफेस है। कर्नल क्या है? कर्नल ये हमारा कोर पार्ट है ओएस का, जो जो कि हमारा मैनेज करता है सीपीयू को, मेमोरीज को और डिवाइसेस को। और फिर हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? ये हमारा हैंडल करता है कि जो भी प्रोसेस को क्रिएट करने में, उसे शेड्यूल करने में और उसे टर्मिनेट करने में। मतलब प्रोसेस बताता है कि कब प्रोसेस हमारा क्रिएट होना है, कब वो कितना शेड्यूल होना है और वो कब टर्मिनेट होना है, ये सब हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ये हमारा जो भी मेमोरी की है कि हमें कौन सी मेमोरी को कब कब किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, कब किसे डी एलोकेट करना है, ये सब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। फिर है फाइल सिस्टम क्या है? ये हमारा जो भी हमारी जो डाटा होता है, ये उसे एक फाइल और डायरेक्टरीज में ये ऑर्गेनाइज करके रखने का काम हमारा फाइल सिस्टम का होता है। फिर हमारा डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? ये हमारा कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। फिर हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये क्या है? ये हमारे ये भी हमारा सिस्टम है, ये भी हमारा जो हमारा कंप्यूटर है, ये उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारा उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर यूजर इंटरफेस, ये हमारा क्या करता है? ये यूजर को अलाउ करता है कि आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि GUI के थ्रू, CLI के थ्रू हम सिस्टम को इंटरेक्ट करते हैं। GUI क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सेम वही है फंक्शनैलिटीज की जो भी हमने पीछे पढ़ी, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सेम वही है ये भी। फिर है हमारा वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, वो इसके टाइप्स क्या हैं। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, और ये हमारा हेल्प करता है वर्क करने में कंप्यूटर के साथ। ये हमारा मैनेज करता है, ये भी पार्ट है कि सिस्टम के, ये उन सबको भी मैनेज करता है। और ये हमारा हेल्प करता है रन्स को, जो भी हमारे ऐप्स हैं उन्हें उन्हें रन करने में हमारी हेल्प करता है। वो जो भी फाइल्स हैं उन्हें एक जगह स्टोर करने और उसे ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो वो हमारा जस्ट एक बॉक्स ही दिखेगा, एक वो खाली एक डब्बा ही हमें दिखेगा, वो कुछ नहीं लगेगा। इसके हमारे कुछ टाइप है, बैच ओएस है, टाइम शेयरिंग ओएस है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है, नेटवर्क ओएस है, फिर रियल टाइम ओएस है। बैच ओएस में क्या होता है? इन दिस सिस्टम मैनी टास्क आर कलेक्टेड टुगेदर इन बैच एंड रन बाय वन। इसमें क्या है? इसमें जो भी एक बैच ओएस क्या करता है, जो भी इसमें टास्क होते हैं उन सबको ये आपस में कलेक्ट करता है और उनका बैच बना देता है। जैसे मान लो मेरे पास 20 टास्क हैं, तो ये 20 टास्क में से ये क्या करेगा? ये हमारा 5 टास्क का बैच बना लेगा और फिर ये उन बैच को एक एक करके रन करवाएगा, बैच ओएस। फिर हमारा टाइम शेयरिंग हुआ है। टाइम शेयरिंग में क्या है? ये माना जाता है जब हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं, वो जो हमारे कंप्यूटर को एक ही टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, तो जो ओएस है वो हर एक जो जो यूजर्स होते हैं, ये उन्हें एक स्मॉल टाइम स्लॉट असाइन कर देता है कि मतलब कि जो पहला यूजर इतने इतने वो टाइम तक इस्तेमाल करेगा सिस्टम, ये इतने टाइम तक करेगा, मतलब एक जैसे प्रोसेस को ये हमारा वो कर देता है टाइम स्लॉट में कन्वर्ट। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में क्या होता है? इसमें मैंने कंप्यूटर्स ही होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं और भी ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई बड़ा सिस्टम है। जैसे मान लो हमारे 10-15 कंप्यूटर है, वो अगर वो एक ही साथ काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत ही बहुत ही बड़ा ही सिस्टम लगता है वो हमें, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। फिर हमारा नेटवर्क ओएस, इट रन्स ऑन कंप्यूटर डेटा कनेक्टेड इन ए नेटवर्क।
ये हमारा अलाउ करता है फाइल को शेयर करने के लिए प्रिंटर्स को और इंटरनेट अक्रॉस कंप्यूटर के, मतलब इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं भी उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है रियल टाइम ओएस। रियल टाइम में क्या है, ये हमारा इट वर्क वेरी फास्ट, ये हमारा बहुत ही फास्ट काम करता है, ये हमें रिस्पॉन्स देता है रियल टाइम में। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे टाइमिंग के लिए रियल टाइम ओएस। ये हमारे कुछ टाइप्स थे जो हमने पढ़े, बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस और नेटवर्क ओएस और रियल टाइम ओएस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि एल्गोरिथम क्या है और उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम। An algorithm is a step-by-step set of instructions used to solve a program or complete a task. It tells the computer what to do and how to do it in a proper order. एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हमारा हेल्प करता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये एल्गोरिथम है हमारा हमें बताता है कि हम मान लो कोई हमारे पास कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम उस प्रॉब्लम को एल्गोरिथम में लिख सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी जल्द से जल्द सोल्व हो जाती है। और गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एल्गोरिथम के? एक तो अगर हमारी वो एल्गोरिथम अगर वो हमारा पूरा क्लियर और सिंपल है, आसानी से हम समझ सकते हैं, तो एक ही है हमारा गुड कैरेक्टरिस्टिक हमारे एल्गोरिथम में। हमारा एल्गोरिथम इट मस्ट एंड आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमारा खत्म हो रहा है, तो भी एक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गुड एल्गोरिथम की। इनपुट क्या है? इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट। जो हमारा एल्गोरिथम है वो हमारा जीरो और मोर इनपुट्स लेना चाहिए, नहीं तो वो जीरो ले, नहीं तो वो जीरो से ज़्यादा इनपुट्स ले। फिर हमारा आउटपुट, जो भी हमने एल्गोरिथम बनाया है, जो भी हमने प्रोग्राम डिफाइन किया है एल्गोरिथम के, उसमें वो कम से कम हमें एक आउटपुट तो हमें वो देना चाहिए। एक इफेक्टिवनेस जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमारा सिंपल और बहुत ही इजी वे में होना चाहिए, इसके स्टेप्स हैं जिससे कि हर कोई उसे समझ पाए। एक स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारी स्टेप्स हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो हमारा एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उनमें। फिर हमारा वेल ऑर्डर। वेल ऑर्डर क्या है? जो भी हमारा जो भी हमारे इसमें स्टेप्स हैं, जो भी एल्गोरिथम जो भी हमने स्टेप्स बनाए हैं, वो सब हमारे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। फिर है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? हमारा एक डायग्राम है जो कि हमारा सोर्स करता है स्टेप ऑफ प्रोसेस और एल्गोरिथम को यूजिंग सिंबल्स लाइक एरो, रेक्टेंगल एंड डायमंड। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड प्लानिंग अ प्रोग्राम विजुअली। फ्लो चार्ट क्या है? हमारे इसमें हम क्या करते हैं, कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे हम डायग्राम की हेल्प से उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब उसे हम एक तरह से जैसे एक प्रोटोटाइप टाइप में हम बना लेते हैं इसमें, कि अगर हम बनाएंगे तो प्रोग्राम हमारा कैसे दिखेगा, उसका एक तरह से हमारा एक प्रोटोटाइप होता है फ्लो चार्ट में। हम उसका एक मतलब एक समय एक बेसिक डिजाइन क्रिएट करते हैं फ्लो चार्ट में, जो हमारा जो प्रोसेस जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स की हेल्प से। कुछ ये डायमंड हो गए, रेक्टेंगल हो गए, पैराग्राम हो गए, ओवल हो गए। हमारा जो डायमंड सिंबल होता है वो हमारा डिसीजन के लिए यूज करा जाता है। और रेक्टेंगल क्या है? हमारा प्रोसेस और स्टेप्स को बताता है। पैरेललोग्राम क्या है? हमारा इनपुट और आउटपुट को बताता है। और ओवल क्या है? हमें बताता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है। ये हमारा कुछ उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है और एल्गोरिथम बनाना है। किसका? कि इसमें हमें फाइंड करना है मैक्सिमम 3 नंबर्स की। हमारे पास 3 नंबर है, हमें उन 3 नंबर में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है और हमें उन तीनों नंबर का एवरेज फाइंड करना है। ये हमारा है एल्गोरिथम, उसका ये हमारा फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम में क्या है? हमने पहले स्टार्ट करा, फिर हमने उसके बाद उसके इनपुट्स लिए ए बी एंड सी। फिर हम चेक करेंगे कि अब ए बी सी में से कौन सा नंबर बड़ा है। फिर हमने यहाँ पे लगाया लॉजिक कि हमें कैसे कैसे हमें यहाँ पे देखना है। ये हमारा लॉजिक है। इफ ए इज बिगर देन बी एंड सी, तुम्हारा ये होगा तो हमारा मैक्स हो जाएगा ए। नहीं, अगर हमारा मैक्स ए नहीं है, बी नहीं है, तो फिर हमारा मैक्स होगा सी। हमारा लॉजिक है। फिर क्या है? फिर हम कर देंगे ऐड नंबर। जैसे ही हमने फाइंड करा कि हमारा कौन सा मैक्सिमम नंबर है, उसके बाद हम कर देंगे उनका ऐड। क्योंकि अब हमने निकालना है एवरेज। एवरेज तो हमारा जब निकलेगा जब हम क्योंकि हमारे जो 3 नंबर है उन्हें हम करेंगे ऐड और फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा एवरेज फाइंड हो जाएगा।
फिर यो भी है हमारा, ये हमारा शो कर देगा बिगेस्ट नंबर को, और यो भी हमारा इसके बाद फिर यो भी सम है एवरेज वो हमें शो कर देगा, इससे एंड कर देगा। सेम इसमें हमने यही लिखा है, इसके फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे ए बी सी, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे वो डिसीजन की एग्जाम वो देखेंगे कि मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, कौन सा बड़ा है। अगर हमारा ए बड़ा है तो हम जाएंगे इधर की साइड, अगर हमारा ए छोटा है और बी बड़ा है तो हम जाएंगे इधर की साइड। और फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे बी और सी के बीच में कि हमारा बी और सी में से कौन सा बड़ा है। जैसे ही हमारा मैक्सिमम हो गया सी, हमारा सी आ गया मैक्सिमम, तो फिर हम करेंगे इसे प्लस करेंगे, वही सम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी करके, फिर इसका एवरेज निकालेंगे सम डिवाइड बाय 3 करके, फिर से हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा एल्गोरिथम है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। फिर है हमारा ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिथम टू रिवर्स एन इंटीजर नंबर बाय द यूजर। इसमें क्या होगी, हमारा जो एक इंटीजर नंबर गिवन होगा उसमें, उसे हमें रिवर्स करके लिखना है, मतलब उसका उल्टा लिखना है हमें, जो हमारा नंबर है उसका उसे रिवर्स करके लिखना है। इसलिए हमने क्या लॉजिक लगाया, ये हमारा एल्गोरिथम है। हमने स्टार्ट करा, फिर हमने इनपुट दिया, फिर जो भी हमारी रिवर्स है उसका हमने कर दिया 0 पे सेट। फिर क्या है, फिर हमने यहाँ पे लगाया व्हाइल लूप, repeat while n is not 0, get the last digit equal n परसेंट 10, मतलब हमारा ये वो रिमाइंडर का वो है फॉर्मूला। फिर एड इट टू रिवर्स, जो भी रिवर्स है उसे हम, जो भी रिवर्स नंबर है जो भी हमारा रिवर्स आया यहाँ से उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, फिर प्लस कर देंगे उसके जो भी डिजिट्स हैं यहाँ से हमारा जो है उसे हम प्लस कर देंगे। फिर जो भी हमारी इसमें रिमूव कर देंगे लास्ट डिजिट को, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 सो द रिवर्स नंबर, फिर हमारे रिवर्स नंबर दे देगा। सेम हमने इसमें भी यही लगाया, स्टार्ट करा, फिर हमने रीड करा नंबर, फिर हमने जो भी हमारे रिवर्स होता हमने 0 कर दिया, फिर हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, डिसीजन मेकिंग लगाया, फिर यहाँ पे हमने उसका लॉजिक लगाया, फिर वहाँ पे हमने इसे प्रिंट कर दिया। अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। लिंकर मतलब क्या है, जोड़ने वाला। लोडर क्या है, लोड करने वाला। लिंकर में क्या होता है, लिंकर क्या करता है, ये लिंकर अलग अलग कोड फाइल को जोड़ता है। द लिंकर ज्वाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, ये हमारा उसे जोड़ने का काम हमारा लिंकर करता है। और ये क्या करता है, ये सभी फाइल्स को मिलाकर एक पूरा प्रोग्राम बना देती है, जो भी मतलब हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं उन सबको ये आपस में जोड़ के उन्हें एक सिंगल प्रोग्राम पूरा बना देता है। इट पुट टुगेदर कोड फाइल्स एंड लाइब्रेरीज। ये प्रोग्राम चलने से पहले काम करता है। इट वर्क बिफोर यू रन द प्रोग्राम, मतलब ये हमारे जब हमारा प्रोग्राम हमारा तैयार नहीं होता, ये हमारा उसके पहले भी हमारा काम करता है। लोडर क्या है, लोडर उस रेडी प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है, मतलब जब हमारा प्रोग्राम पूरा अच्छी से क्रिएट हो गया तो ये उस रेडी प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने का काम हमारा लोडर का होता है, ताकि प्रोग्राम जो भी हमारा वो चल सके। ये सब हमारा लोडर का काम होता है। यह तब काम करता है जब तुम प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जैसे जब हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे ये हमारा तभी काम करता है। इट वर्क्स व्हेन यू ओपन और रन द प्रोग्राम। ये हमारा हिंदी वर्जन था, ये हमारा हिंदी इंग्लिश वर्जन है। फिर है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप रिटन मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। वही जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी जो प्रॉब्लम है उसे समझने में हमारी हेल्प करता है, वो उसे अंडरस्टैंड करने में ये हमारे एल्गोरिथम हेल्प करता है। ये हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, इसके लिए हमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ना ही इसके लिए कोई रूल्स होते, ना ही इसके लिए कुछ रेगुलेशन होते कि आपको ये व्यू एल्गोरिथम आपको ऐसे ही लिखना है या ऐसा कुछ लिखना है, ऐसे कुछ रूल्स नहीं होते एल्गोरिथम में। और ना ही हमारे सूडो कोड में कुछ ऐसे रूल्स होते। सूडो कोड में फॉल्स कोड इट लुक लाइक कोड बट इट इज रिटन इन प्लेन इंग्लिश, इसमें हम प्लेन इंग्लिश में लिख सकते हैं। और हम जो भी हमारा जो भी प्लान है प्रोग्राम का उसे हम लिखते हैं रियल कोड से पहले सूडो कोड में। इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता, ये हमारा एक प्रोग्रामिंग की तरह दिखता है, बहुत छोटा प्रोग्राम होता है ये हमारा सूडो कोड। इसमें मतलब जैसा इसमें सिर्फ हम लॉजिक लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम है उसका लॉजिक क्रिएट करते हैं सूडो कोड में। फिर है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, हमारा डायग्राम शोइंग स्टेप यूजिंग शेप्स एंड एरो।
इसमें क्या है, ये भी हमारा बताता है कि हमने जो भी हमारा स्टेप्स है उस पार्टिकुलर जो प्रोग्राम का उस उसमें हमने कौन मतलब इसकी जो सेप्स होती हैं, फ्लो चार्ट में भी सेप्स होती हैं, एरोज होती हैं, वो हमें हमें स्टेप्स बताती हैं कि कौन सी कि कौन सा सेप, कौन सा एरो, कौन सा स्टेप कर रहा है। मतलब कि मान लो हमारा रेक्टेंगल है तो वो हमारा डिसीजन, वो अगर हमारा जो डायमंड शेप है तो हमारा वो डिसीजन बता रहा है। ये हमारा रेक्टेंगल है वो हमारा इनपुट आउटपुट बता रहा है। पैरेललोग्राम है वो हमारा लॉजिक बता रहा है। ये सब हमारे फ्लो चार्ट में होते हैं। ये हमारा विजुअल होता है, इसमें हम कोड नहीं लिखते, इसमें हम सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे समझना बहुत ही आसान होता है। फिर क्या है, फिर वाई सी प्रोग्रामिंग इज स्ट्रक्चर प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग को हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम क्यों कहते हैं? सी हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज करता है कोड को एक फंक्शन में एंड ब्लॉक्स में। जो हमारा कोड है उसे ये हमारा फंक्शन में और उसे ब्लॉक्स में ये हमारा ऑर्गेनाइज करके रखता है। इसे पढ़ना, उसे उसे पढ़ना, मैनेज करना और उसे दोबारा उस कोड को रीयूज करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें हम जो कोड होता है हम फंक्शंस को, जो कोड है उसे हम फंक्शंस और ब्लॉक्स में से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और उसे पढ़ना, उसे मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या है इसमें? टॉप डाउन अप्रोच क्या है? जो हमारी बहुत ही बड़ी जो बिग प्रॉब्लम होती है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसे जब वो सोल्व करना। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम पहले हम छोटी छोटी उसमें उसे हम ब्रेक करेंगे जिससे कि हम उसे उसे समझ पाए कि इसमें हमें कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए जिससे कि हमारा ये आउटपुट आए। अगर हम इसे इनपुट दें तो हमारी ये आउटपुट आए। जिससे कि हमारा क्या होगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी जल्द से जल्द सोल्व होगी और इजी वे में सोल्व होगी। क्या है, यू स्टार्ट विद द मेन आइडिया और बिग प्रॉब्लम, देन ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट और स्टेप्स दैट कोड फॉर ईच स्मॉल पार्ट। सेम वही है, पहले जो हमारा बिग प्रॉब्लम है उसे हम ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्ट में, फिर हम उसका कोड लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कोड लिखने के बाद फिर हम उसे आपस में मर्ज कर देंगे। फिर है हमारा हाउ बाइनरी फाइल डिफर फ्रॉम टेस्ट फाइल। हमारी जो बाइनरी फाइल्स होती है हमारी टेस्ट फाइल से क्यों डिफर होती है? जो टेस्ट फाइल्स होती हैं वो हमारा जो हमारा डाटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर फॉर्म में रखती हैं, लेकिन जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करके रखती है डाटा, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं ये बाइनरी फाइल्स को तो कंप्यूटर समझ पाता है लेकिन ह्यूमन नहीं समझ पाता। और इसे हम एडिट भी नहीं कर सकते बाइनरी फाइल्स को, लेकिन हम टेक्स्ट फाइल को हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी फाइल्स होती है वो हमारी फास्टर होती है, हमारी फास्ट करती है कंप्यूटर के प्रोसेस को। बाइनरी फाइल्स जो होती है हमारी कंप्यूटर के प्रोसेस से फाइल फास्ट करती है। ये हमारा इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है सी का। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, ये सब हमारे ये सी की लाइब्रेरी में पहले से स्टोर रहते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या हम लॉजिक जो भी लॉजिक है या भी कोड है वो उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस बात से हम जो भी हमारा ये लॉजिक लगाया या भी हमने कोड लिखा उसे यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं स्टेटमेंट में प्रिंटफ की हेल्प से। फिर ये हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है, हमें रिटर्न करके दे देती है। फिर है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर एंड इनपुट डाटा। सिंटैक्स एरर क्या है? ये हमारा सिंटैक्स एरर जब आता है जब हमारे कुछ जो ग्रामर्स में एरर्स होती हैं, जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें जो कुछ गलती हो जाती है, जब हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है। मिस्टेक इन राइटिंग कोड रूल्स में जब हमारी जो कुछ इसमें सी में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब कुछ हमारे रूल्स होते हैं, हमें उस रूल्स को फॉलो करके हम एक कोड लिखते हैं। अगर हम उसमें कुछ गलती कर देते हैं तो हमारा सिंटैक्स एरर हमारा आ जाता है। ये हमारा कब आता है? हमारा कंपाइल के टाइम पे आता है, जब हम उस कोड को जब हम कंपाइल करते हैं, जब उसे हम रन करते हैं प्रोग्राम को, ये हमारा जब आता है सिंटैक्स एरर। और ये हमारा रन टाइम एरर क्या है? ये हमारा एरर है जो कि हमारे प्रोग्राम के रन कराने के दौरान आता है। जब हम प्रोग्राम के हम रन कराते हैं, जब उसके दौरान हमारा एरर आती है वो हमारी एरर टाइम एरर होती है। लॉजिक एरर क्या होती है? जब हम जो भी हमारा कोड है अगर हम उसमें हम कुछ गलत लॉजिक लगा देते हैं तो उससे हमारा जो गलत
रिजल्ट आता है वो हमारा लॉजिक एरर्स होता है। कि मतलब मान लो हमें करना था a प्लस बी, और वो जो हमने लॉजिक लगा दिया a माइनस बी का, तो हमारा हो गया गलत। तो ये हमारा लॉजिक एरर्स होती हैं। और इनपुट डाटा एरर क्या होगी कि हमने जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारा जो प्रोग्राम है, हमने उसे गलत इनपुट दे दिया, तो उस केस में हमारा इनपुट डाटा एरर्स आती है। ये हमारी ड्यूरिंग और बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले हमारी ये एरर्स आती है। फिर है हमारा टोकन इन सी। टोकन क्या है? हमारे टोकन आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सी प्रोग्राम्स की। इसके हमारे कुछ 6 मेन टाइप्स होते हैं टोकन के। कीवर्ड हो गए, आइडेंटिफायर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स है, ऑपरेटर्स है, स्पेशल सिंबल्स है, स्ट्रिंग्स है। कीवर्ड्स क्या है? ये हमारे रिजर्व्स होते हैं, ये हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं विद स्पेशल मीनिंग। मतलब इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं क्योंकि हमारे रिजर्व्स रहते हैं हमारी सी की लाइब्रेरी में। इंट है, इंट क्या होता है? इंटीजर है। इफ क्या है? ये हमारा लॉजिक है। रिटर्न ये हमारी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। फिर है हमारे आइडेंटिफायर्स। ये क्या है? ये हमारे यूज होते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस को नाम देने के लिए, जैसे सम है, मेन है, टोटल है। ये तो हमारे आइडेंटिफाई होते हैं कि मतलब ये हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हमने यहाँ पे ये मतलब अगर हमने सम लिखा है तो मतलब यहाँ पे हमने हमने वो करा है, प्लस करा है, तो ए प्लस बी करा है तो सम हो गया, टोटल क्या हो गया। ये सब हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में वेरिएबल्स और फंक्शंस को। फिर हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। ऑपरेटर्स क्या है? ये हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं ऑपरेशंस के लिए। सिंबल्स यूज फॉर ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू, सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं विद स्पेशल मीनिंग। मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके हमारे स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। फिर आती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि इनसाइड होता है डबल कोट्स के अंदर। जैसे हमारा हेलो वर्ल्ड है, हमने ये हेलो वर्ल्ड हमने डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, ये हमारा होगी कि वो डबल कोट्स अंदर लिखा है तो हमारा स्ट्रिंग है, और ये हमारा चेंज भी नहीं होता। अब हमारा डिफाइंड डाटा टाइप इन सी, डिस्कस इन टर्म ऑफ मेमोरी साइज, फॉर्मेट साइज एंड रेंज। हमारे डाटा टाइप in C defines the type of data a variable can store such as integer, float, character, etc. जो भी हमारा जो डाटा टाइप है C में, वहाँ डिफाइन करता है टाइप ऑफ डाटा को। जो टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल, जो हमारा जो डाटा का वेरिएबल होता है वो हमारा स्टोर कर देता है, इंटीजर्स, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स और बहुत चीज़ें हमारी स्टोर करके रखता है डाटा टाइप। ये हमारा टैग करता है अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड, वैल्यू रेंज, फॉर्मेट स्पेसिफाई, यूजिंग फंक्शन। ये हमारी सी टेबल्स है। ये हमारे डाटा टाइप्स हैं, कैर, इंट, फ्लोट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइन इंट, अनसाइन फ्लोटिंग, अनसाइन लॉन्ग इंट, फ्लट, डबल, लॉन्ग डबल, हमारे डाटा टाइप्स हैं। ये हमारे इनके फॉर्मेट है कि हम इन्हें हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की हेल्प से। ये इनके साइज है 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 10 बिट, ये सब इनके साइज है। ये इनकी रेंज है। ये आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिफाइंड डाटा टाइप इन सी।